प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा क्या था? पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। ठीक है, उनके प्रिंसिपल्स कितने थे? 4 प्रिंसिपल्स थे जो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्यों थे? क्योंकि वो बिलीव करते थे, मानते थे कि हर एक चीज जो होना चाहिए ना वो साइंटिफिक होना चाहिए, रूल ऑफ थंब पे नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रायल एंड एरर किए, हुआ कि नहीं हुआ हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, पहले से वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं निकला है, बस जिसको हम लोग तुक्का बोलते हैं ना। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? तुक्काबाजी कर, तुक्का कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैसे नहीं चलेगा, आपको हर एक चीज जो करना पड़ेगा वो क्या होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंटेशन से निकला हुआ होना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मिनिमम रिसोर्सेज होगा और मैक्सिमम उसका क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, वो तभी पॉसिबल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? इन्होंने इनके साथ साथ ना, मतलब कि प्रिंसिपल देने के साथ साथ इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दिया, जो कि बहुत अच्छा चीज है। देखो, प्रिंसिपल बोले तो ज्ञान कि तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना अच्छा है, वैसा करना अच्छा है, ये देना तो बहुत आसान है ना। क्या करना चाहिए ये बोलना बहुत आसान होता है दुनिया में बच्चों, लेकिन उसको कैसे करना है ये बताने में आदमी का पसीना छूट जाता है, वो आदमी नहीं बता पाता है। सब कोई बोले कि बाबू अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छा करियर बनेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा बीवी मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, सब बोलेगा। पढ़ना कैसे है? मन नहीं लग रहा पढ़ने में, फोकस नहीं लग रहा है, चीजें याद नहीं हो रही हैं, तो उसका तरीका फिर आदमी नहीं बताता, प्रोसेस नहीं बता पाता, सिर्फ सब ज्ञान देगा कि क्या करना है, लेकिन सही ज्ञान क्या है कि क्या करने के साथ साथ आप ये बताओ कि कैसे करना है। ठीक है, टेलर ने वही किया था। सबसे पहले इन्होंने प्रिंसिपल दिया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि आपको क्या करना है, फिर टेक्निक्स दिए जिसमें इन्होंने ये बताया कि उस चीज को कैसे करना है, कैसे हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं अपने काम के अंदर, वो प्रोसेस को भी इन्होंने बताया। और उस टेक्निक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बाबू, इसमें मैं यहाँ पे 5 टेक्निक वैसे लिखा हूं, लेकिन तुम चाहो या ज्यादातर बुक्स में ये 2 नंबर और 3 नंबर को ना एक ही टेक्निक माना गया, लेकिन मैं समझाने के दृष्टिकोण से अलग अलग कर दिया हूं ताकि तुमको क्लैरिटी से समझ में आए। ठीक है, ये दोनों कई बुक में एक साथ दिया हुआ है, बट चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए मैं अलग अलग लिखा हूं। तो सबसे पहला जो टेक्निक दिया था टेलर ने, वो दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप का। क्या है हम लोग समझेंगे। दूसरा जो टेक्निक दिया था वो दिया था स्टैंडर्डाइजेशन का। तीसरा जो प्रिंसिपल था बच्चा लोग था वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का। जो चौथा प्रिंसिपल था वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क का था। और पांचवा जो था वो था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कई बार यहाँ पे पीस वेज सिस्टम भी कहा जाता है। तो अलग अलग किताब में थोड़ा बहुत स्लाइटली इधर उधर का डिफरेंसेस रहेगा, उसको इग्नोर करना है, उससे कोई नहीं होता है। अलग अलग किताबों में लिखने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग टीचर के पढ़ाने का भी अलग अलग तरीका होता है, और शायद यही साइंटिफिक है। अगर हर किताब में एक ही तरह से लिखा रहता, हर टीचर एक ही तरह से पढ़ाता, तो उसी को तो शायद रूल ऑफ थंब बोलते। यस और नो? हमको लगता है कि इन दोनों को साथ पढ़ाने से तुम कंफ्यूज हो गए, इसीलिए हमने इसको अलग कर दिया। तो ये क्या है? मेरा तरीका है, जिस तरीके से हम तुमको इसको अच्छे से समझा पाएंगे। दिस इज माई टेक्निक, माई वे। ठीक है, तो यही तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन है। मुझे लगा कि एक साथ पढ़ाने से कंफ्यूजन होगा, तो मैंने सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली तुमको समझना तो वही है, प्रिंसिपल या टेक्निक्स। आई बात समझ में? तो अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत नाम का फर्क, थोड़ा बहुत ये कॉम्बो का फर्क ये आ सकता है, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या क्या ये है इसको हम लोग समझें। ठीक है, एक एक करके चलो हम लोग शुरू करते हैं, एकदम प्यार से ध्यान से समझते चले जाएंगे। 15 से 20 मिनट, 20 मिनट चलो मैं पकड़ के रखता हूँ, हायर साइड पे हम लोग का आज का सेशन चलेगा। 20 मिनट्स में विल रैप इट अप। चलो लेट्स सी, तो क्या है यहाँ पर। देखो, पहले बात को समझो, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है? फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है? फंक्शनल फोरमैनशिप कहता है कि सबसे ऊपर होना पड़ेगा फैक्ट्री का मैनेजर। फैक्ट्री का मैनेजर क्या होगा? सबसे ऊपर होगा। और फैक्ट्री के मैनेजर के नीचे जितने लोग होंगे ना,
उनको पहले तो दो हिस्से में डिवाइड करो। यहाँ क्या बोर्ड पे लिखा हुआ, पहले आपको उसको नहीं देखना, नहीं तो फुल्ली कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे वैसे वर्ड लिखे तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, इसलिए बोर्ड पर क्या लिखा अभी नहीं देखना, मैं जैसे जैसे लेके चलूंगा वैसे वैसे देखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, फंक्शनल फोरमैनशिप को समझो पहले, कि इन्होंने कहा था कि भैया फैक्ट्री का मैनेजर तो सबसे ऊपर होगा, उसका जो पूरा टीम है, उस टीम को पहले तो दो हिस्से में डिवाइड करो। क्या करो, दो हिस्से में डिवाइड करो। एक जो हिस्सा होगा उसका सिर्फ और सिर्फ काम होगा प्लानिंग का, और दूसरा जो होगा उसका सिर्फ और सिर्फ काम होगा एग्जीक्यूशन का। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अंतर समझते हो? प्लानिंग जिसके अंदर हम सोचते हैं, एग्जीक्यूशन जिसके अंदर जो सोच लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। आ गई बात समझ में? प्लानिंग के अंदर हम लोग प्लान करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, टेक्निक्स निकालते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये प्लान करते हैं। वहां करते नहीं है, वहां पे दिमागी तौर पे सारा काम करते हैं। और एग्जीक्यूशन में फिजिकली उस काम को हम लोग परफॉर्म करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, अपना जो गोल था, जो टारगेट था, उसको हम अचीव करते हैं। तो पहले कहा कि पहले तो मैनेजमेंट को दो फाड़ में बांटो, पहले दो हिस्से में बांटो। कुछ लोग पूरी तरह से प्लानिंग में डेडिकेटेड रहेंगे, कुछ लोग पूरी तरह से ऑपरेशन में या एग्जीक्यूशन में वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी। प्लानिंग वाला एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन वाला प्लानिंग नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो पहले उसने कहा इसको क्या करो बच्चा लोग, पहले तो उसने कहा कि इसको दो फाड़ में बांटो। पहले तो पूरे मैनेजमेंट को, पूरे प्रोसेस को क्या करो, दो फाड़ में पहले बांट दो। एक जो हिस्सा होगा वो होगा प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा जो होगा वो होगा प्रोडक्शन इंचार्ज। नाम थोड़ा बहुत आगे पीछे अलग अलग किताबों में मिल सकता है, नाम में बहुत ज्यादा मत समझना। मेन चीज रहेगा कि एक आदमी क्या रहेगा, एक ग्रुप क्या करेगा, प्लानिंग का काम करेगा, एक ग्रुप क्या करेगा, प्रोडक्शन का काम करेगा या एग्जीक्यूशन का काम करेगा। ठीक है बाबू? अब प्लानिंग के अंदर भी कई लोग रहेंगे। कितने लोग? 4 लोग। प्लानिंग के अंदर कितने लोग रहेंगे बब्बू? 4 लोग। एग्जीक्यूशन के अंदर भी कितने लोग रहेंगे? 4 लोग। 4-4 का टीम रहेगा। प्लानिंग के अंदर 4 लोग रहेंगे, एग्जीक्यूशन के अंदर 4 लोग रहेंगे। ठीक है, पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग में 4 लोग कौन कौन से? अब थोड़ा थोड़ा नाम तुमको समझ में आएगा, धीरे धीरे मेरे साथ साथ चलना, तुमको सारा प्यार से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्लानिंग के अंदर होगा डिसिप्लिनरियन। क्या नाम पढ़ा मैंने? डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन का मतलब क्या होगा? नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या होगा, प्लानिंग करना रिलेटेड टू द डिसिप्लिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी फैक्ट्री में क्या डिसिप्लिन चलेगा भाई, कितने बजे लोग आएंगे, कितने बजे लोग जाएंगे, कितने बजे ब्रेक होगा, कितना, कौन सा दिन हमारा वीकली ऑफ रहेगा, सारा का सारा जो डिसिप्लिन होगा वो डिसिप्लिनेरियन बनाएगा। प्लानिंग इसका कौन करेगा? डिसिप्लिनेरियन प्लान करेगा। आ गई बात समझ में? डिसिप्लिनेरियन ने प्लान बना दिया, इसके बाद आ जाएगा काम किसका? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का या इंस्ट्रक्शन क्लर्क का। ये क्या? अच्छा देखो, ये सारे के सारे लोग अल्टीमेटली बना किसके लिए रहे? सारा का सारा काम तो वर्कर लोगों के लिए हो रहा ना। हम लोग तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट अल्टीमेटली करता थोड़ा तो करवाता है, तो ये लोग सारा काम तो करवाएगा फाइनली वर्कर से ही। तो डिसिप्लिनेरियन ने क्या किया? वर्कर लोगों के लिए डिसिप्लिन बना दिया कि ये नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, इतना बजे आना पड़ेगा, इतना बजे ब्रेक मिलेगा, इतना बजे छुट्टी होगा, सप्ताह में इस दिन ऑफ रहेगा। सारा रूल्स उसने बना दिया, डिसिप्लिन वाले ने बना दिया सारा रूल्स। लेकिन रूल्स खाली बना देने से नहीं होता है, कई बार जो वर्कर्स रहता है ना, उसको कंफ्यूजन रहता है कि कैसे करें इस काम को, करें कैसे। तो उसके लिए रोल आ जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का या इंस्ट्रक्शन क्लर्क का। ये क्या करता है बाबू? इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर लोगों को कि काम को ऐसे करना है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। आ गई बात समझ में? इंस्ट्रक्शन देता है कि काम को क्या करना है, कैसे करना है, या इंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो प्लानिंग बनाता है कि वो सारे इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि आपको ऐसे आना है, ऐसे करना है, ऐसे ग्लव्स पहनना है, ऐसे अपने यूनिफॉर्म को पहनना, मतलब जो भी XYZ जो भी इंस्ट्रक्शन है काम को करने से रिलेटेड, उसका जिम्मेदारी किसका रहता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड का। इसके बाद आ जाता है रूट क्लर्क का। रूट क्लर्क एक्चुअली में प्रोसेस बताता है। देखो, रूट का मतलब समझ रहे हो ना, रास्ता होता है। ये प्रोसेस बताता है। प्रोसेस बोले तो कि सबसे पहले ये करो, उसके बाद क्या करो, ये करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद, तो ये पूरा प्रोसेस बताता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सारा सिस्टम बताता है। कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है? ये क्या करता है? डिसिप्लिन बना देता है। ये क्या बताता है? उसको इंस्ट्रक्शन देता है।
ठीक है, निर्देश देता है। ये क्या बताता है, उसको रूट बताता है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तुम इसके बाद ये कर दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। वो रूट बताता है, प्रोसेस बताता है, सिस्टम बताता है। और फाइनली टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होता है, इसका एक ही चीज का प्लानिंग ये करता है कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और उसमें कितना कॉस्ट लगना चाहिए, यानी कि कॉस्ट शीट बनाता है और टाइम शीट बनाता है कि भाई एक काम को करने में ये टाइम लगना चाहिए और इतना उसका कॉस्ट आना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा, इससे ज्यादा कॉस्ट चला जाएगा तो भी कंपनी का नुकसान। ये टाइम और कॉस्ट को ये क्या करता है, इवेल्युएट करता है, प्लानिंग करता है, मेंटेन करता है। तो ये 4 लोग हो गए हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के। देखो तो समझ में अब आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन के जगह पे क्या होगा, ये लोग को प्लानिंग से कोई मतलब नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, प्रोडक्शन में फोकस करेगा, उसको इंप्लीमेंटेशन में फोकस करेगा। सबसे पहले देखो नाम से ही पता चला, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, इसका ताल्लुक सीधे सीधे टाइम एंड कॉस्ट से है, क्योंकि अगर वो स्पीड नहीं मेंटेन, स्पीड बॉस क्या कराता है, वर्कर लोगों की स्पीड को मेंटेन करता है कि कोई वैसे लेजी के तौर पे काम ना करे। भाई स्पीड में सबको काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसी हिसाब से प्लानिंग करके बैठा हुआ है प्लानिंग मैनेजर, प्लानिंग इंचार्ज। तुम्हें से आके पहले इधर आधा घंटा खैनी खाओगे, तो जाके तो आधा घंटा सिगरेट पियोगे, फिर आके इधर अड्डाबाजी करोगे, तो फिर पता चले तुम्हारा टारगेट ही पूरा नहीं होगा। तुमको क्या उधर स्पीड में काम करना पड़ेगा भाई। तो ये मेंटेन कौन करेगा, लेबर को अपने ऊपर छोड़ दोगे तो वो लोग तो भाई अपने मस्ती में ही करेगा, अपने हिसाब से करेगा। इसीलिए एक आदमी होता है स्पेशली जो क्या करता है, उनके स्पीड को मेंटेन करता है कि भाई 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ, दूसरे 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, जब लंच ब्रेक में जाओ ना तब तक इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, हुआ कि नहीं, और दिन के अंत तक इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो फिर उसके पीछे लगता है। समझ में आ रहा है, वो स्पीड को मेंटेन करता है ताकि ये टाइम वाला गोल को अचीव किया जा सके, टाइम एंड कॉस्ट के गोल को अचीव, तो स्पीड वाला स्पीड का काम करता है। गैंग बॉस ऐसा आदमी होता है जो सारे मटेरियल वगैरह का या जो भी चीज का जरूरत होता है ना, उसका अरेंजमेंट करता है, सारी की सारी चीजों का अरेंजमेंट करता है। मैं सिर्फ मटेरियल बोलूंगा तो सही नहीं होगा, यहाँ पे मैं रिसोर्स वर्ड लिख देता हूँ। ये जितने भी रिसोर्स की जरूरत है ना, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन में रिसोर्स की जरूरत है ना, मटेरियल भी वहां पे चाहिए, मशीन भी सही कंडीशन में चाहिए, और भी बहुत सारा चीज चाहिए, मैन पावर चाहिए, बहुत सारा जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है उसका अरेंज करने का काम कौन करता है, गैंग बॉस। देखो नाम से काम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, गैंग जैसा लग रहा है कोई डाकू टाइप का, लेकिन याद रखना, हाँ अच्छा ये गैंग प्लैंक से मिक्स मत कर देना, वो जो स्केलर चेन में था उसके साथ मत करना इसको। गैंग बॉस का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, ये समझो तो कि जैसे बोलता था कि गैंग को मेंटेन करता है, गैंग को मेंटेन करने का मतलब कि सब काम को ये मैनेज करता है। एक्चुअली एक तरह का एक इंचार्ज है, मटेरियल का जरूरत पड़ेगा तो ये अरेंज करेगा, मैन का जरूरत पड़ेगा तो ये अरेंज करेगा, मशीन का जरूरत पड़ेगा तो ये अरेंज करेगा, टेक्नीशियन, सब काम का अरेंज करने का जिम्मेदारी इसका होता है, किसका, गैंग बॉस का। समझ में आ गया। इसके बाद होता है एक तो रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस देखो इसका नाम से बिल्कुल काम मैच करता है। रिपेयर बॉस क्या करता है, कहीं पर कोई एक चीज खराब हो गया, कोई दिक्कत आ गया, उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी इसकी होती है, एकदम फिक्स्ड काम है, रिपेयर करने का काम इसका होता है। और लास्ट होता है इंस्पेक्टर। ये क्या करता है, ये फाइनली जब सामान बन गया ना बाबू, तो उसके क्वालिटी को इंस्पेक्ट करता है कि जिस क्वालिटी का सामान हम बनाना चाहे थे उस क्वालिटी का सामान हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट तो बनाना ना, क्वालिटी नहीं रहेगा तो फिर तो जो प्राइस तुमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो क्वालिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंस्पेक्टर करता है। इसको हम लोग क्वालिटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं। इसका काम सिर्फ क्या है, क्वालिटी को चेक करना और कुछ नहीं, ठीक है। और ये सारे के सारे लोग अल्टीमेटली, सारे के सारे लोग काम किससे करवाते हैं, या सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारी किसके प्रति है, वर्कफोर्स के प्रति है। अब देखो तुमको 2 चीज बताऊंगा। पहली चीज, कहीं ना कहीं जो हेनरी फ्योल का एक जो फंक्शन था, जो था यूनिटी ऑफ कमांड, याद आ रहा है, उसका ठीक ये ऑपोजिट बात कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता था कि एक आदमी एक ही आदमी को रिपोर्ट करेगा, या एक ही बॉस होगा उसका, उसका बॉस कितना होगा, एक ही होगा। यहाँ इन वर्कर लोगों का कितना बॉस हो गया, 8 बॉस हो गया, उसके काम को ये 8 आदमी डिसाइड करेगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि ये सीनियर लेवल हो गया ना,
तो ये 8 बॉस हो गए। तो एक तरह से यूनिटी ऑफ कमांड का ये क्या हो गया, एक तरह का वायलेशन हो गया। बट एनीवे अलग अलग लोगों का जैसा अलग अलग मत होता है, अलग अलग विचार होता है। तो इनका ये विचार है कि भाई किसी एक काम को अगर एफिशिएंटली कराना और साइंटिफिक वे में कराना है तो आपको इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके चलेगा। और एक चीज बता दूं कि ये मोस्टली ना जो टेलर थे ना, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसी ये ज्यादा बताए, मैंने फैक्ट्री से रिलेटेड। और जो टेलर बताए थे ना, वो ऑफिशियल ऑफिस से रिलेटेड प्रिंसिपल वो ज्यादा बताए। इनके डिफरेंसेस को, दोनों में अंतर है कि नहीं बताओ? एक ऑफिस कैसे चलाया जाए, दूसरा फैक्ट्री कैसे चलाया जाए। मैं हालांकि ये अभी शायद मैं थोड़ा अर्ली बोल दिया, इसके डिफरेंसेस क्लास में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। बात है कि इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है, इतने सारे प्रिंसिपल को याद कैसे रखा जाए, बहुत आसान है। इसका एक शॉर्ट कोड आप याद रख सकते हो। यहां से याद रख लो डर्टी, जिसमें इस वाई का कोई मतलब नहीं है, ये फालतू वैसे लगा दिया गया है ताकि याद कर लो। डी से डिसिप्लिन, आई से इंस्ट्रक्शन, आर से रूट और टी से टाइम, डर्टी। और यहां याद रख लो सर जी, डर्टी सर जी, मेरे को मत इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो सर जी में एस क्या हो गया, स्पीड बॉस हो गया, आई क्या हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, आर क्या हो गया, रिपेयर हो गया, जी क्या हो गया, बॉस हो गया, ठीक है। तो डर्टी सर जी याद रखना, वाई का कोई मतलब नहीं है, अपने स्कूल के टीचर को इमेजिन कर लेना, ठीक है। ये सारा फंक्शनल फॉर्मेनशिप आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलो वेरी गुड। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं और अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, कि भैया ये स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। प्यार से ध्यान से समझना, सारा का सारा चीज देखो, ये सब सारा चीज सिर्फ एग्जाम्स के लिए मैं तो कहूंगा नहीं पढ़ना है, इन सबको पढ़ना है कि तुम अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं एक मन में तो डिजायर होगा ही कि बिजनेस का मौका मिलेगा तो बिजनेस करेंगे, होना भी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको बहुत कुछ हद तक समझ में आएगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बाबू ध्यान से सुनो। जब तुम डोमिनोज का पिज्जा खरीदते हो, है ना, डोमिनोज का पिज्जा जब तुम खरीदते हो, खाते हो, तुम अगर 50 बार तुम ऑर्डर करो, 50 टाइम्स अगर तुम ऑर्डर करो ना बाबू कोई भी एक तरह का पिज्जा, तो 50 में 50 बार सेम टेस्ट आएगा, सेम साइज आएगा, सेम फ्लेवर आएगा, एवरीथिंग विल बी सेम। यस और नो, टेल मी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बनाने का ना स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला ही बना लिया है। उसका शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, कितना मिनट तक वो उसको पकाया जाएगा, उसमें कितना ग्राम चीज डाला जाएगा, कितना तो उसमें कैप्सिकम का टुकड़ा रहेगा, स्लाइस रहेगा, कितना टमाटर का रहेगा, कितना अनियन का रहेगा, एवरीथिंग इज डिफाइंड। अगर 4 बोला गया कैप्सिकम डालने को तो 4 ही मिलेगा हर बार। 10 ग्राम अगर चीज डालने को बोला गया तो 10 ही ग्राम मिलेगा, ना तो 9 ग्राम मिलेगा, ना तो 11 ग्राम मिलेगा। इट्स सो स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि उसका स्टैंडर्ड एक ही तरह का बनेगा भाई साहब, एक ही तरह का बनेगा। लेकिन अगर कोई मान लो कि लोकल किसी दुकान में चले जाओ और लोकल दुकान से कोई सामान खरीदो, तो कभी तो साला बड़ा टेस्टी बना देता है, वही वाला चाउमीन, उसी दुकान का चाउमीन कभी खाओ तो बहुत टेस्टी हो जाता है, कभी पूरा नमक ही डाल देता है बहुत ज्यादा, कभी पता चला सॉस ही ज्यादा डाल देता है, कभी जला ही देता है, कभी सब्जी भर भर कर उसमें रहता है और कभी सब्जी रहता ही नहीं है, कभी हद से ज्यादा तेल डाल देता है, कभी बिल्कुल ड्राई बना। ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ मुझे? वाई? बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने कहा था कि ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो एंड फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई, जो बने एक बार जो डिसीजन आ गया, अब उसके बाद अपना दिमाग कोई नहीं लगाएगा, वो फिर साइंटिफिक हो जाएगा, फिर उसी को सबको फॉलो कर। अब सोचिए इससे सबका काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर स्टैंडर्ड आपने कुछ बना दिया तो अगर कोई आदमी, अगर मान लो कि आज अभिषेक उस काम को कर रहा था, अभिषेक का कहीं दूसरा जगह नौकरी लग गया, कहीं दूसरा जगह वो जाना चाहता, तो अभिषेक की जगह उसी काम को कोई भी कर सकता है, प्रिंस कर सकता है, सुदीप कर सकता है, अंकित कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। और वो स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया? ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके ये पाया गया कि यही बेस्ट है, ये बेस्ट है, तो वो निकाल दिया गया। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कि कोई सेल वगैरह है, कोई बैटरी वगैरह है, देखो सबका साइज एक होता है, शेप हो सकता है,
कोई भी रिमोट में डालो तुम्हारा बैटरी वोल्ट लग जाता है, नहीं लग जाता? सी टाइप चार्जर देखो अलग अलग कंपनी का आता है, लेकिन कोई भी सी टाइप का मोबाइल रहे, तो तुम्हारा सैमसंग का है, मेरा वीवो का है, किसी का XYZ कंपनी का है, सब में लगेगा ना। क्यों? क्योंकि सबका पोर्ट क्या स्टैंडर्ड साइज का है, सब दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन अगर मान लो कि कोई छोटा बना रहा है, कोई बड़ा बना रहा है, कोई 1 इंच का बना रहा है, कोई 1.5 इंच का, कोई 2 इंच का, तब प्रॉब्लम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब वन फिक्स्ड क्वालिटी, फिक्स्ड क्वालिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड कलर, फिक्स्ड फ्लेवर, फिक्स्ड टेक्सचर, फिक्स्ड मटेरियल, फिक्स्ड मशीन, यही मशीन से बनेगा। जिस जिस ओवन में वो लोग उसको बेक करता है, अगर वो ओवन खराब हो गया तो ऐसे कि दूसरा ओवन से बना दो, फिर वही वाला माने उसी मॉडल का ओवन फिर वो लोग ऑर्डर करता है। एवरीथिंग इज फिक्स माय डियर, एंड इफ एवरीथिंग इज फिक्स्ड दैट इज योर स्टैंडर्डाइजेशन। और अगर फिक्स नहीं है तब तो फिर वो लोकल है। फिर तो क्लियर है कि नहीं है? तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या फिक्स होता है? प्रोडक्ट फिक्स होता है, क्या बनेगा। ठीक है ना? तुम जाओ यहाँ पे डोमिनोज में 3 ही तरह का पिज्जा मिलेगा, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज। अब तुम बोलोगे सर सुनिए ना, ये स्मॉल साइज वाला ना 200 रुपया का, ये वाला 500 रुपया का, 300 रुपया वाला बना दीजिए ना, थोड़ा छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 300 वाला ऑर्डर बनाएगा। दैट इज बियॉन्ड देयर स्टैंडर्ड, नहीं कर पाएगा वो। ठीक है ना? हम लोग बोलते ना कि ये मेरे स्टैंडर्ड के नीचे का चीज, मतलब मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मतलब का फिक्स्ड होता है, सब चीज फिक्स होता है। रॉ मटेरियल क्या डालना फिक्स रहता है, कौन सा मशीन यूज होगा, कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा। ठीक है? मतलब कि अगर लकड़ी वाला जो उन लोग का ये रहता है चलाने वाला, अगर उसका यूज करता है ना, तो वो लोग स्टील वाला नहीं यूज करेंगे। दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट। नॉन स्टिक अगर वो लोग पैन यूज करता है तो स्टिक वाला नहीं यूज करेंगे। दे आर सो प्रोफेशनल। लेकिन हम लोग के यहाँ पे क्या है, देखो लोकल दुकानों में क्या है, ऐसा कभी फॉलो करता होगा क्या? कभी नहीं, जो मिल गया भाई उसी से बना दिया। तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग कंडीशन तक फिक्स रहता है। वर्किंग कंडीशन का मतलब कि इतना टेम्परेचर में ही उसको बेक करेगा, का टेम्परेचर भी फिक्स होता है। 5 स्टार होटल में उसी चीज का दाम यहाँ पे तुम रास्ते में खरीदो तो तुमको वही वाला चीज कम दाम में मिल जाएगा, वहां ज्यादा दाम होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, उसका स्टैंडर्ड। यहाँ कभी उससे भी अच्छा, 5 स्टार से भी अच्छा तुमको रास्ते पे मिल सकता है, और कभी बिल्कुल गया गुजरा भी मिल सकता है। लेकिन 5 स्टार होटल का जो चीज तुम खाओगे हर बार एक ही स्वाद तुमको मिलेगा, एक ही स्टैंडर्ड मिलेगा, ना कम ना बेसी। क्लियर है बाबू? स्टैंडर्डाइजेशन समझ में आ गया? सो इन्होंने कहा था क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन कर दो। ये साइंटिफिक मेथड था ना, ये टेक्निक है। स्टैंडर्ड कैसे होगा? कोई ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से, एक दिन में नहीं होगा। ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, क्या बेस्ट है उसके हिसाब से बना लो, फिर वैसे ही लगातार चलता रहे। क्लियर है? बोलो ना। उसके बाद आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इतना सिंपल है कि देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट इज सो सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज झमेला रखना ही नहीं है, कोई झमेला नहीं रखना है। इतना सिंपल रखो काम को कि कोई भी आदमी आए और उस काम को, आई बात समझ में? आपने कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जो सिस्टम अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो फिर लोगों को दिक्कत होगा। आई बात समझ में? तो अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को क्या रखो, बिल्कुल सिंपल रखो। चाहे वो टीचिंग की बात हो तो कैसा रखो, बिल्कुल सिंपल रखो। कोई चीज प्रोडक्शन की बात है तो कैसा रखो सिस्टम को, बिल्कुल सिंपल रखो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दोगे। अच्छा देखो, सिंप्लीफिकेशन के विषय में और मैं बता दूं कि जैसे मान लो कि कोई एक जूता बनाने वाली कंपनी है, तो देखो वो लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन को, तो स्टैंडर्डाइजेशन का ये एक्सटेंशन है। इसीलिए मैं बोला था कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन कई बार एक ही पॉलिसी के तौर पे आता है, एक ही साथ कई बुक में भी लिखा हुआ है। तो एक ही बात है, मैं थोड़ा अलग अलग कर दिया हूँ कि वो था कि स्टैंडर्ड फिक्स करो, और ये था कि वो स्टैंडर्ड या सिस्टम या प्रोसेस कैसा रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, इजी टू परफॉर्म रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जब भी करेगा तो डीएन प्रधान सर करेंगे तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अगर डीएन प्रधान कर पा रहे हैं तो उसको प्रिंस भी कर पाना चाहिए, सुदीप भी कर पाना चाहिए, अंकित भी कर जाना, सब कोई कर पाए, ऐसा सिंपल होना चाहिए। फैक्ट्री का काम तो वैसे ही होना चाहिए ना। कोई अगर एक आदमी स्पेशलिस्ट रहेगा तभी वो होगा, तो इसका मतलब स्पेशलिस्ट जिस दिन गया तो काम ही बंद हो जाएगा। फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जैसे शू बनाने वाले फैक्ट्री का जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, अब मान लो कि 1 नंबर जूता बनाता है, 2 नंबर जूता बनाता है, 3 नंबर जूता बनाता है, 4 नंबर जूता बनाता है, लेकिन इसी में पता चले किसी का छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है। अब वो लोग दिमाग लगाया क्या कि हम लोग 1 नंबर भी बनाएंगे और 1.25 नंबर भी बनाएंगे
और 1.5 नंबर भी बनाएंगे, 1.5 नंबर भी बनाएंगे, ठीक है, और 1/2 कर दो, और फिर 2 नंबर भी बनाएंगे, फिर ये भी बनाएंगे, फिर ये भी बनाएंगे, फिर 3। क्या ये डिफिकल्ट ज्यादा नहीं होता जा रहा है? इससे क्या होता है, एक तो तुम्हारा वेस्टेज भी ज्यादा होता है, इससे क्या होता है, वेस्टेज भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए सिंपल रखो चीजों को, क्या रखो, बिल्कुल सिंपल रखो, ऐसा रखो ताकि कोई भी परफॉर्म कर सके, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में ये स्पेशलाइजेशन वर्ड नहीं यूज करते थे, ये वर्ड यूज करते थे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले फ्योल के प्रिंसिपल में था क्या, स्पेशलाइजेशन, कि आदमी को क्या बना दो, डिवीजन ऑफ वर्क करो, एक ही काम करो, एक आदमी को क्या बना दो, स्पेशलिस्ट बना दो। यहाँ स्पेशलाइजेशन बोल के कोई वर्ड कहीं ये यूज नहीं किया, ये स्पेशलाइजेशन पे जोर नहीं दिए, ये किस पे जोर दिए हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पे, कि इस आदमी को एक्सपर्ट बनाने का नहीं भी जरूरत है, बन जाएगा, वो बात अलग है, एक ही काम को करेगा तो। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट ना भी बने, लेकिन हम काम को ही स्टैंडर्ड बना दिए और सिंपल बना दिए, तो कोई भी जो इनएक्सपीरियंस आदमी है वो भी कर पाएगा। साइंटिफिक मेथड है। पहले वाला क्या था, उसको एक्सपर्ट बनाने के लिए तो उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना, 1 साल, 2 साल उसको एक ही काम करवाना पड़ेगा। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपने स्टैंडर्ड बना दिया और सिंपल बनाया तो 2 दिन का आया हुआ आदमी भी वही काम कर देगा, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स है और वो सिंपल है बाबू, ठीक है ना? समझ में आया यहाँ तक? गुड जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त चीज है, एकदम प्यार से इसको पढ़ लेना, इसके बाद कहानी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, बहुत ही प्यार। इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा वर्क है ना, ये फैक्ट्री रिलेटेड चीजों के ऊपर ही ज्यादा फोर्स किए थे, उनका ही टेक्निक दिए थे, जो मैं आपको डिफरेंसेस में बताऊंगा, ठीक है। तो जो काम है, काम करवाना तो आसान है, लेकिन ये क्या कहे थे कि इसका साइंटिफिक स्टडी करो भाई, पहले तो काम को ऐसे रैंडमली मत करो, पहले उसको स्टडी करो। ऑब्वियसली स्टडी कैसे होगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, इसीलिए इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स कहा भी जाता है। ये कह रहे वैसे मत काम करो, पहले उसको स्टडी करो। स्टडी करो मतलब क्या, कि जब प्रिंस काम कर रहा है ना, तो हम इसको काम करते हुए देखेंगे 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 देखेंगे, सुदीप काम कर रहा, देखेंगे देखेंगे, सबका काम को देखेंगे 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 देखेंगे। देखने के बाद क्या करेंगे, कुछ वहां से ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, कुछ वहां से आइडिया निकालेंगे कि भाई सबके अंदर क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि लेबर का तो सबका तो थोड़ा, कोई 19 होगा, कोई 20 होगा, लेकिन कोई ऐसा थोड़ा ना होगा कोई 10 होगा, कोई 25 होगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई थोड़ा सा हरामखोरी करेगा, कोई थोड़ा सा ज्यादा मेहनती रहेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत का काम करेगा, कोई जो है वो थोड़ा ज्यादा नशा पानी वाला रहेगा, कोई जो है वो बिल्कुल नशा पानी वाला रहेगा, थोड़ा सा ही तो अंतर, ऐसा कोई नहीं विराट अंतर आएगा। तो कह रहे उनको देखकर क्या करो, क्या करो बाबू, स्टडी करो। कैसा स्टडी हो, 4-5 तरह का स्टडी बताएं। देखो सबसे पहले मेथड का स्टडी करो, मेथड का स्टडी करो कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट है, इस चीज को प्रोडक्शन करने के लिए, इसी का प्रोडक्शन करने के लिए मेथड कौन सा बेस्ट है, क्योंकि किसी भी चीज को करने का बहुत तरीका है कि नहीं होता, बहुत सारा तरीका है। पढ़ाने का क्या बहुत सारा तरीका नहीं है, काम को करने का भी बहुत सारा तरीका। देखो हम लोग इंग्लिश अलग तरीके से पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट अलग तरीके से नहीं पढ़ते, क्या तरीका ही है अपना अपना। अब किसी को अच्छा बुरा हो तो तुम ठीक है, अलग बात है, बोल सकते हो, शायद उसी को बोल रहा है कि ऑब्जर्व करो। क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व करो, फाइंड आउट करो कौन सा बेटर तरीका है, इंग्लिश पढ़ाने वाला बेटर तरीका है, अकाउंट्स पढ़ाने वाला, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला, कौन सा बेटर तरीका, फाइंड करो। एक बार फाइंड हो जाएगा ना, तो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, कोई भी आगे कर देगा। लेकिन इसके लिए क्या करो, पहले स्टडी करो। क्या चीज का स्टडी होना चाहिए, मेथड का, मेथड का स्टडी होना चाहिए। और मेथड का स्टडी होने के बाद यहां से तुमको क्या हो जाएगा, बेस्ट मेथड मिल जाएगा। मोशन का मतलब क्या है, पहले टाइम स्टडी पढ़ लो। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है, टाइम को स्टडी करो, किसी काम को परफॉर्म करने में समय कितना लग रहा है, स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर तुमको पता चल गया स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है, तो उसके आधार पे बहुत सारा काम कर सकते हो। मान लो कि 1 घंटे, कोई एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा लगता है, और मान लो कि साहिल उस काम को करने में 50 मिनट में कर देता है, लेकिन राज उस काम को करने में 1.5 घंटा बेटा लगा देता है, तो इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर तो कुछ तो गड़बड़ है। अब तो या तो उसको ट्रेनिंग देने का जरूरत है, या तो उसको आने रहा है करने को, और या तो सच में वो काम चोरी कर रहा है। तो दोनों में क्या है वो पता करना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वो सीख नहीं रहा, तो उसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, या तो सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर उसको पनिश करना पड़ेगा, तो कंपनी से निकालो, कुछ करना पड़ेगा। पॉइंट इज दैट। लेकिन ये कब तुमको पता चलेगा, जब तुम टाइम का स्टडी करोगे कि इस काम को करने में इतना समय लगता है, तभी तो पता चलेगा। तुमने स्टडी किया नहीं, तो फिर तो जो रैंडमली जो चीज किया जा रहा। समझ में आएगी बात की नहीं। टाइम को स्टडी करें किसी एक पर्टिकुलर काम को। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होगा पता है, कि उसके आधार पर तुम लोगों को बोनस या इंसेंटिव या उनका वेज दे सकते हो, जो कि चौथा प्रिंसिपल है, जो मैं आऊंगा।
हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वो साइंटिफिक मेथड में उन्होंने क्या कहा था कि लेबर का जो पेमेंट होना चाहिए, रेम्यूनरेशन होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं, उसको गोरा है कि काला है कोई मतलब नहीं है, लड़का है कि लड़की है इससे कोई मतलब नहीं है, टाइम पे आता है कि नहीं आता उससे भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि प्रोडक्शन कितना करता है, जो ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो ज्यादा पेमेंट मिलेगा। आई बात समझ में? उस पर मैं आऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट अभी टाइम स्टडी समझ में आएगी नहीं? टाइम का स्टडी समझ में कब आएगा? जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना, सबको देखोगे। अच्छा, एक आदमी को देखने से नहीं, हो सकता है ये बहुत ही फास्ट है, हो सकता है वो अभिषेक ये जिस काम को 50 मिनट में करता वो 1.5 घंटे में करता, तो आधे घंटे में कर दे, हो सकता है, हो सकता है आधा घंटा में कर दे रहा है, लेकिन आधा घंटा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शनल है। वो हो सकता है सुपर फास्ट है, हो सकता पॉसिबल है। एक स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्या है? मे बी 45 मिनट्स इज स्टैंडर्ड, 45 मिनट्स इज स्टैंडर्ड। वो थोड़ा उससे ज्यादा फास्ट कर रहा है, वो थोड़ा ज्यादा स्लो कर रहा है, ये ओके स्टैंडर्ड के आसपास है। इससे क्या होगा? आप उनका वेजेस डिसाइड कर सकते हो, उनको इंकरेज करने की जरूरत है या ट्रेनिंग देने की जरूरत, बहुत सारा आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब आप उसका स्टडी करोगे टाइम। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या है? मोशन का स्टडी। मोशन का स्टडी का मतलब किसी काम को करने के लिए आदमी को कितना मोशन करना पड़ा, कितना मूवमेंट करना, कितना भागा दौड़ी करना पड़ा। ये भागा दौड़ी का बात भी लास्ट वाले से जुड़ा हुआ रहेगा। भागा दौड़ी करने का मतलब क्या है कि एक बार कभी यहां से वहां दौड़कर जा रहा सामान लाने के लिए, फिर लाके यहाँ पे फिट कर रहा, फिर वहां जाके दौड़ के ला रहा, फिर यहाँ पे लाके फिट कर रहा है किसी चीज को, फिर वहां से ला रहा सामान यहाँ लाके फिट कर रहा है। ये एक पहला लेबर नंबर ए है। और लेबर नंबर 2 का मतलब क्या है? यहीं पे सारा सामान उसका रखा हुआ, यहाँ से उठाया यहाँ फिट किया, दूसरा उठाया यहाँ फिट किया, तीसरा उठाया यहाँ फिट किया। दोनों में ज्यादा प्रोडक्शन किसका होगा? क्यों? क्योंकि मोशन कम है इसका, भागा दौड़ी कम है। भागा दौड़ी कम है, भागा दौड़ी ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा थकान लगेगा, प्रोडक्शन घट जाएगा। तो उसने कहा कि मोशन का भी स्टडी करो, मूवमेंट का स्टडी करो, कौन किसको कितना ज्यादा मूवमेंट करना पड़ रहा है, ट्राई टू रिड्यूस द अननेसेसरी मूवमेंट। कोशिश करो कि उनको ज्यादा अननेसेसरी, जहां जरूरत है वहां तो करना पड़ेगा, लेकिन अननेसेसरी मूवमेंट उनको ना करना पड़े, क्योंकि जितना कम मूवमेंट करेंगे, कम दौड़ा भागी करेंगे, उतना ज्यादा वो क्या रहेंगे, हाँ मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या कहता है कि ये देखो कि लेबर थक जाता है कितनी देर बाद क्योंकि हर तो आदमी इंसान ही है, थकान तो सबको लगता है बॉस। ऐसा मत समझो कि वो लेबर है तो वो थकेगा नहीं, उसको पैसे का जरूरत है, वो गरीब है तो थकता नहीं होगा, ऐसा मत समझो। उसकी मजबूरी है, वो बात अलग है कि वो 10 घंटा भी काम कर रहा है, 8 घंटा भी कर रहा है, 12 घंटा भी कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा ज्यादा चाहिए या उसके परिवार की जरूरत है, भाई वो मेहनत करना मजबूरी है उसका, लेकिन थकता तो वो भी होगा, शरीर तो उसका भी थकता होगा, हम सब थकते हैं। तो तुम्हारा ही दायित्व क्या है कि ये भी स्टडी करो कि कितने देर में थक जाता है ये लोग। लेबर कितने देर मशीन चलाने के बाद थक जाता है, कितना देर काम करने के बाद थक जाता है, कितना देर वो स्टिचिंग करने के बाद थक जाता है, कितना देर कोई एक चीज मशीन चलाने के बाद थकता है, उसको स्टडी करो। और उसके बाद क्या दो उसको, उसी हिसाब से तुम ब्रेक दो, उसी हिसाब से उसको क्या दो, ब्रेक दो। उसके बाद ब्रेक भी कितने देर का दो, रेस्ट कितने देर का होना चाहिए, ये सारा का सारा चीज कब पता चलेगा तुमको? जब उसके फटीग का स्टडी करो, कितना देर में थकता है, उसके हिसाब से उसको हो सकता है कभी पार्ट टाइम ब्रेक दे दिया, कभी लंच ब्रेक दे दिया। होता है ना ऑफिस वगैरह में, क्यों बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबको पता है कि 2 घंटे 3 घंटे काम करने के बाद आदमी हो सकता है थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है। जैसे तुम भी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा आदमी को रिफ्रेशमेंट चाहिए ना, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेता है, थोड़ा सा घूम लेता है, थोड़ा गाना सुन लेता है, थोड़ा सो जाता है, फिर उठता है तो फिर तरताजा हो गया, फिर काम करता है अपना। ये लेबर के साथ भी तो होता होगा। इसका स्टडी करो, फाइंड आउट करो, वहां से रिलेटेड मेजर्स निकालो कि कब थकता है, कितनी देर में थकता है, और उसके हिसाब से ब्रेक वगैरह देने का, छुट्टी वगैरह देने का, या रिफ्रेशमेंट करने का, एंजॉय करने का, थोड़ा सा पार्टी करने का, सेलिब्रेशन करने का, हंसने हंसाने का आप व्यवस्था करो। ये सारा साइंटिफिक मेथड तुमको नहीं लग रहा है? वो कह रहे हैं ये सारा साइंटिफिक है भाई, ये सब तुम करोगे तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसे ही पड़ जाना है। ये है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। वर्क का साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलो लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट भी बिल्कुल खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखने लायक कुछ नहीं है, बस समझने लायक है। समझने लायक जो है वो मैं समझा देता हूँ। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कई बार पीस वेज सिस्टम भी इसको बोलते हैं। क्या मतलब है, ध्यान से समझना। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंशियल का रिलेशन किससे है? डिफरेंट से, अलग अलग। यहाँ पे सरकारी कोई नौकरी नहीं है कि सबका सैलरी एक ही होगा, है ना। सरकारी नौकरी में क्या होता है, एक ही रैंक में सबका सैलरी क्या होता है, सेम होता है।
चाहे वो बहुत ज्यादा मेहनत करे चाहे वो हरामखोरी करे, सैलरी सबका सेम रहता है, परफॉर्मेंस से वहां पे बहुत कोई ताल्लुक है नहीं। लेकिन भाई ये तो प्राइवेट का काम है ना, तो यहाँ पे सिंपल कहानी क्या है, मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, लोगों को जो पेमेंट देना है, पीस रेट का जो सिस्टम रहेगा, माने पर पीस वाइज आपको सिस्टम पैसा देना है, सिंपल कहानी। और डिफरेंशियल होना चाहिए, डिफरेंशियल का मतलब कि जो ज्यादा बनाएगा उसको ज्यादा तुलनात्मक ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कि किसी एक फैक्ट्री में एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है कि मान लो कि पर डे 100 पीसेस बनता है कोई एक चीज का, ये स्टैंडर्ड है। और जब 100 पीसेस बनता है ना, तो वहां पे 10 रुपया करके पर पीस चार्ज मिलता है, रेट मिलता है। ये क्या है, कंपनी का स्टैंडर्ड है भाई, ये स्टैंडर्ड बना दिया कंपनी ने। अब उस कंपनी में ए आदमी आया और बी आया, ये दो लोग आए, ठीक है। ए क्या किया, ए 90 पीस ही बना पाया। ए क्या किया, अच्छा वहां पे और कुछ चीजें डिफाइंड थी, देखो कुछ चीजें और डिफाइंड ये लोग कर देते हैं, क्या कि अगर इक्वल टू 100 हुआ तो ये 10 रुपया का रेट चलेगा, लेकिन अगर हुआ क्या, लेस देन 100, अगर 100 पीस से तुमने कम बनाया तब तुम्हारा रेट जो है वो 8 रुपया करके मिलेगा बॉस तुमको, तब 8 रुपया करके मिलेगा। और अगर तुमने मोर देन 100 पीसेस बना दिया ना, 100 पीसेस से ज्यादा तुमने बना दिया, तब तुमको 12 रुपया करके मिलेगा उसी काम का। क्यों ऐसा करते हैं बताओ, ताकि आदमी हरामखोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, कामचोरी बोलो जो भी बोलो, वो ना करे और मेहनत ज्यादा करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव हो। क्यों, क्योंकि 100 के बाद जितना पीस बनाएगा, अब 10 रुपया करके नहीं मिलेगा, 12-12 करके मिलेगा। और मिनिमम तो इतना बनाएगा ही, नहीं बनाएगा तो पता चलेगा कि 8 रुपया उसका रेट ही कम हो जाएगा। अब चलो एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कि ए है और बी है, ए और बी है। ए क्या कर रहा है, 90 पीस बना रहा है, और बी क्या कर रहा है, 110 पीस बना रहा है, ठीक है। अब जब पैसे देने की बारी होगी ना, तो इसको 90 पीसेस को जब हम देंगे तो हम देखेंगे भाई तो टारगेट ही कंप्लीट नहीं किया तो इसको 8 रुपया करके देंगे तो इसको कितना मिलेगा, 720 रुपया मिलेगा। लेकिन इसको देखेंगे ये तो टारगेट से भी ऊपर चला गया, तो अब इसको 12 रुपया करके देंगे, अब कितना हो जाएगा इसका, बताओ, 1320 रुपया, बोलो ना, 1320 रुपया हो जाएगा। अब देखो दोनों में अंतर सिर्फ 20 यूनिट का था, लेकिन देखो यहाँ इसका वेज में कितना डिफरेंस आ गया, देख रहे हो, मजा देख रहे हो इसका। क्यों, तो अब ये जैसे मान लो कि ए को अगर पहले दिन इतना मिल गया ना, तो भले उसको दुख होगा, लेकिन उसको मैसेज एक चीज बड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई बुरा से बुरा सिचुएशन 100 तक तो पहुंचाना है, और बेहतर है कि हम थोड़ा उसके ऊपर करें। और बी तो हमेशा और ज्यादा से ज्यादा करता रहे, क्योंकि एक बार इसको मजा मिल जाएगा एक्स्ट्रा पेमेंट का, तो ये हमेशा अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाता रहेगा। ये है पीस, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहां हो सकता है ए वाला जो आदमी है ना, ए जो है वो एमबीए है, और बी वाला जो है वो प्लेन ग्रेजुएट है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलेगे ग्रेजुएट होकर थोड़े ना अपने प्रोडक्शन करेगा, करना थोड़ा ना, करवाने की बात कर रहे हैं हम लोग, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ये अपने टीम से मिला के इतना करवाए, ये अपने टीम से मिला के इतना करवाए, लेकिन ये ग्रेजुएट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा पैसा कमा लेगा, जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ज्यादा कमा लेगा। यही कहता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आई बात समझ में कि पीस रेट सिस्टम में क्या होगा, डिफरेंसेस होगा, जो ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा लोग, तो ये सारे हमारे टेक्निक्स थे, टेलर ने जो दिए थे कि हम लोग कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे हम लोग कर सकते हैं, और कैसे एम्प्लॉय को भी हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा टेक्निक था, दैट इज इट। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तो हमारा ऑफिशियली देखो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से चैप्टर कंप्लीट है। तुम लोग पूरा कोई भी बुक अगर रहे तो उससे लेकर तुम लोग को स्टडी करना, देखो बिजनेस स्टडी में आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, एक्चुअली हर सब्जेक्ट में ही करना पड़ेगा। तुम सिर्फ सोचोगे कोचिंग के भरोसे रहने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत बात है। कुछ तो स्टडी सेल्फ घर में करना ही पड़ेगा तुमको, बिजनेस स्टडीज में खास, ठीक है। तो तुम लोग स्टडी करना। हालांकि एक दिन मैं इस चैप्टर के ऊपर और लगाऊंगा, यानी कि इसका पार्ट 5 हम लोग बनाएंगे, जिसमें छोटा छोटा जो जैसे फियोल के प्रिंसिपल में, इनके प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है,
थोड़ा सा मेंटल रिवोल्यूशन वाली बात को हम लोग और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, कुछ छोटा मोटा और भी कुछ बचा कुछ है एक दिन पढ़ के हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे ऑफिशियली कंप्लीट है, तुम लोग किसी बुक को पढ़ोगे ज्यादा से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है।